पीडियाट्रिक नर्सिंग की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, एक जल्दी से एक रिव्यू देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नियोनेट, जिसमें हमने 3 चीज़ों के क्लासिफिकेशन पढ़ा था। पहला था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बर्थ वेट, जिसमें हमने पढ़ा था लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट हमने पढ़ा था लेस देन 2.5 kg या फिर 2.5 से 1.5 kg, ठीक है। और हमने वेरी लो बर्थ वेट में हमने पढ़ा था लेस देन 1.5 kg या फिर हम इसको 1.5 kg से 1 kg भी कह सकते हैं। और हमने एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में हमने पढ़ा था लेस देन 1 kg। इतनी बात आई समझ में। फिर हमने सेकंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज, जिसमें हमने पढ़ा था टर्म बेबी होता है 37 से 41 वीक्स। 37 से 41 वीक्स। इसके पहले आया प्रीटर्म, मतलब बिफोर 37 वीक्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन अगर किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है तो उसको हम प्रीटर्म कहेंगे, ठीक है। और आफ्टर 42 वीक्स हमारा कंसीडर हुआ पोस्टर्म में। आफ्टर 42 वीक्स हमारा आया पोस्टर्म में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बर्थ वेट और प्लस में गेस्टेशन एज, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज जो आता है 90 और 10 परसेंटाइल के बीच में, ठीक। आफ्टर 90 परसेंटाइल आया हमारा लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। आफ्टर 90 आया लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज और स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज मतलब बिफोर 10 परसेंटाइल, ठीक है। इसका एक और मतलब था, मतलब कि एजीए मतलब एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज, जिसमें मैंने बताया था टर्म बेबी है लेकिन इसका बर्थ वेट एकदम नॉर्मल है। और स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज बताया था कि टर्म बेबी है लेकिन उसका बर्थ वेट लेस देन या फिर इक्वल टू 1.5 kg है, ठीक है। और फिर मैंने लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज आपको बताया था कि बच्चा टर्म बेबी है लेकिन उसका बर्थ वेट लार्ज है यानी कि मोर देन 4 kg है। इतनी चीज़ आ गई समझ में। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, जिसमें अगला टॉपिक से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है फुल टर्म बेबी या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी आर एट हाई रिस्क ऑफ, मतलब कि जो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है, जो टर्म बेबी है लेकिन उसका वेट कम है, तो इसमें से वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में किससे होगा? तो ऑप्शन है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपरथर्मिया। देखो इसको समझने के लिए मैं बताती हूँ, जो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबीज होते हैं, जो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी होते हैं, ये शायद दिखे ना आपको, जो स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज बेबी होते हैं वो टर्म होते हैं लेकिन उनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बिफोर बर्थ मदर जो है वो जो ग्लूकोज जो होता है वो बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू भेजती है और वो बेबी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने बताया कि मदर से बेबी में जो भी ग्लूकोज गया है थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा वो स्टोर होता है हमारा किसके फॉर्म में? वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है बेबी के अंदर। इतनी बात आ गई समझ में आपको, ठीक है। ये प्रोसेस जो है चलता रहता है क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चा है अभी टर्म नहीं है और उसके जो लीवर है वो अभी प्रिपेयर नहीं है, ग्लूकोज वो पैनक्रियाज और लीवर अभी उसके एक्टिवेट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं कि वो बच्चे के लिए ग्लूकोज सिक्रीट कर पाए या बना पाए, ठीक है। तो मदर क्या करती है, प्लेसेंटा के थ्रू ग्लूकोज भेजती है बच्चे को, जो कि बच्चे में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन अगर बच्चा
टर्म से पहले पैदा हो गया है, बच्चा अगर टर्म से पहले पैदा हो गया है तो बच्चे को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, बच्चे को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बच्चे में ग्लूकोज की कमी रहेगी आफ्टर बर्थ, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा भी ग्लूकोज सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, उसका लीवर और पेनक्रियाज अभी एक्टिवेट नहीं है। तो आफ्टर बर्थ ऐसे बच्चों में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, मतलब कि बच्चे को हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि बच्चे में नॉर्मल ग्लूकोज के लेवल से कम ग्लूकोज है उसके ब्लड में। क्या बताया मैंने? हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब होता है कम, मतलब कम, और ग्लाइस ये जो है ये वर्ड हमारा ग्लूकोज के लिए यूज किया गया है, और जहाँ पे भी ईमिया आया है वो होता है ब्लड। तो क्या मतलब हुआ हाइपोग्लाइसीमिया का? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हुआ कि ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज से उसका ग्लूकोज लेवल कम है। क्यों कम है? पहला मैंने आपको बताया बच्चा प्रीटर्म है, मदर से प्रॉपर ग्लूकोज नहीं जा पाया, जिसकी वजह से आफ्टर बर्थ बच्चे में ग्लूकोज की कमी हो गई। दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि दूसरी क्या कंडीशन हुई, बच्चा जो है प्रीटर्म है और उसमें ऑलरेडी ग्लूकोज कम है, और हमें पता है कि ग्लूकोज की कमी को पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास जो फैटी या फिर एडिपोज टिश्यू है वो ब्रेकडाउन होते हैं और वो ग्लूकोज बनाते हैं ताकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी को पूर्ति कर सके। लेकिन बच्चा जो है वो टर्म नहीं है, बच्चा जो है टर्म से पहले है, तो उसका जो एडिपोज टिश्यू है यानी कि जो फैटी टिश्यू है, एडिपोज यानी कि जो फैटी टिश्यू है वो बहुत ही कम है नॉर्मल बच्चे से। इसका एडिपोज टिश्यू लो है देन नॉर्मल बेबी। ठीक है, नॉर्मल बेबी। तो मैंने आपको ये बताया कि बच्चे में अगर ग्लूकोज की कमी है तो वो कोशिश करता है कि यानी कि जो हमारे बॉडी का काउंटर एक्शन यानी कि उसके अगेंस्ट जो एक्शन होता है वो होता है कि अगर ग्लूकोज कम है तो वो क्या करेगा, जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में, यानी कि न्यू ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, न्यू ग्लूकोज बनाएगा कौन? ग्लाइकोजन क्या करता है? न्यू ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन। लेकिन बच्चे में नॉर्मल बच्चे से फैटी टिश्यू भी कम है, तो उसकी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, ये प्रोसेस उसके में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे में ग्लूकोज की भी कमी हो जा रही है। ये दो चीज़ें मैंने बताई। मैंने आपको बताया बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में क्यों जा रहा है। पहला मैंने बताया कि मदर से ग्लूकोज नहीं जा पाया प्लेसेंटा के थ्रू प्रॉपर, जिसकी वजह से उसमें ग्लूकोज की कमी हो गई। ये हो गया हमारा पहला ग्लाइकोजन। और दूसरा मैंने बताया बच्चे में एडिपोज टिश्यू या फिर फैटी टिश्यू कम है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फैट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज में, इसीलिए बच्चे में ग्लूकोज की कमी हो जा रही है, यानी कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन था वो था हाइपोग्लाइसीमिया। ये हाँ, ये था हमारा, ये मिट गया है, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ। मैंने आपसे पूछा था हाइपोग्लाइसीमिया। तो बच्चा हाई रिस्क में होगा, ये ऑप्शन तो आपका समझ आ गया कि हाई रिस्क में होगा क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, तो वो हाई रिस्क में किसके होगा? हाइपोग्लाइसीमिया के। ये ऑप्शन आपको समझ आएगा, ये तो ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। अगला उसने पूछा था कि हाइपरटेंशन, बच्चा हाइपरटेंशन में होगा कि नहीं। बच्चा जो है हाइपोटेंशन में होगा, बच्चा हाइपर में नहीं हाइपोटेंशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है टर्म से पहले है,
तो उसको स्ट्रेस हो रहा होगा और वो नॉर्मल इन्वायरमेंट से कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हाइपर नहीं हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि इसकी बॉडी में उतना ब्लड भी नहीं सर्कुलेट कर पा रहा है और ना ही वो कोप अप कर पा रहा है, तो उसको कोप अप करने के लिए उसको हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, और दूसरी चीज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर नहीं होगा हाइपो होगा, तो ये भी नहीं सही है। फिर आए हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है? हाइपरथर्मिया मतलब होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है। हाइपर मतलब ज्यादा और थर्मिया मतलब टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर से उसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है नहीं, इसमें बच्चा होगा हाइपोथर्मिया में। क्योंकि एक रीजन मैंने आपको बताया, उसके पास एडिपोज टिश्यूज नहीं है, यानी कि फैटी टिश्यूज नहीं है, तो वो अपने बॉडी के लिए सेल्फ के लिए जो हीट है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको इफेक्टिव हीट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो हाइपो में चला जाएगा। तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है, हाइपरथर्मिया में नहीं। तो इसका सही आंसर हुआ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलजीए बेबीज ऑल, एलजीए बेबी यानी कि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबीज के सारे विसरा ऑर्गन्स, यानी कि जो मेन ऑर्गन्स है, विसरा ऑर्गन्स का जो वजन है वो ज्यादा होगा नॉर्मल के कंपैरेटिव। क्या है इसमें से? नॉर्मल के कंपैरेटिव ज्यादा होगा एक्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑर्गन दिए हैं और आपसे पूछा गया है इसमें से जो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी हैं उनमें सारे विसरा ऑर्गन का जो वजन है वो बढ़ेगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसका नहीं बढ़ेगा? क्वेश्चन में एक्सेप्ट दिया है, ये ध्यान से याद रखना। एक्सेप्ट मतलब किसका नहीं बढ़ेगा इसमें से। क्या होता है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी? वो होता है टर्म बेबी, लेकिन उसका बॉडी वेट 4.5 kg से ज़्यादा है। टर्म बेबी है लेकिन उसका वजन 4.5 kg से ज़्यादा है, मतलब कि वो बच्चा है लार्ज फॉर गेस्टेशन एज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सारे ऑर्गन है, जितने विसरा ऑर्गन या फिर उसका जो बॉडी है, वो सारी जो है वो लार्ज हो जाती है। बॉडी भी, बेबी की जो बॉडी है वो लार्ज हो जाती है, जिसको हम मैक्रोसोमिया भी कहते हैं। मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया का मतलब हुआ, मैक्रोसोमिया का मतलब हुआ लार्ज बॉडी। मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया, ये वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने बताया मैक्रोसोमिया, जिसका मतलब है बेबी का बॉडी बड़ा है, बेबी बॉडी लार्ज है, लार्ज है, जिसको हम मैक्रोसोमिया कह रहे हैं। और इस कंडीशन में बच्चे के सारे विसरा या फिर सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन का जो वजन है या साइज है वो बढ़ जाता है, लेकिन एक का नहीं बढ़ता है। वो कौन सा है? लीवर जो है बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ग्लूकोज ज़्यादा टर्म तक रहा है, उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा है, मदर से बेबी में ग्लूकोज ज़्यादा गया है, जिसकी वजह से उसके लीवर में स्टोरेज ज़्यादा होगा और ये हो जाएगा हिपैटोमेगैली, बच्चे को हो जाएगा हिपैटोमेगैली, यानी कि लीवर का साइज बढ़ेगा, लीवर का साइज बढ़ेगा। ठीक है, फिर आता है हार्ट, हार्ट में भी कार्डियोमेगैली हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे के जो मसल है, हार्ट के सराउंडिंग की मसल है, उसका साइज भी बढ़ जाएगा, उसका साइज भी बढ़ जाएगा, तो उसको कार्डियोमेगैली भी होगा। स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि स्प्लीन में भी ब्लड कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है और उसको स्प्लीनोमेगैली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जो ब्रेन है उसका साइज नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसका साइज जो है, साइज इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंड नहीं करता है इंसुलिन या फिर ग्लूकोज पे।
इंसुलिन या फिर ग्लूकोज पे, वो ग्लूकोज या फिर इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं करता है, इसीलिए जो बच्चे का ब्रेन साइज है वो नहीं बढ़ेगा, वो बस डिपेंड करता है कैल्शियम या फिर उसके न्यूरॉन इफेक्ट्स पे। तो मैंने बताया कि ब्रेन साइज इंडिपेंडेंट होता है इंसुलिन और ग्लूकोज ग्रोथ के, लेकिन लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबीज में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज है, स्टोरेज है मदर से, उसमें ग्लूकोज स्टोरेज ज़्यादा आ गया है, तो ग्लूकोज ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसेमिक हो रखा है, तो उसकी वजह से हर कंडीशन में, हर ऑर्गन्स में ग्लूकोज का स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है, उसकी मसल जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। ग्लूकोज या फिर इंसुलिन का क्या काम होता है? बेसिकली ग्रोथ रेट बढ़ाना, इनका काम है, इंसुलिन का काम है ग्रोथ रेट को मैनेज करना। तो क्या करेगा? ग्रोथ कराती है, ठीक है, ग्रोथ रेट हाई कर देगी, तो ग्रोथ रेट सब पे एक्ट करेगा, सारे ऑर्गन्स बड़े हो जाएंगे, लेकिन ब्रेन हमारा डिपेंडेंट नहीं होता इंसुलिन पे, इसीलिए इसका जो ब्रेन साइज है वो कम रह जाता है। इतनी बात आई समझ? मैंने क्या बताया? लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबीज में सारे ऑर्गन्स का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन एक का नहीं बढ़ेगा, वो है ब्रेन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वाइटल साइंस ऑफ नियोनेट। हमारा अगला टॉपिक है वाइटल साइंस ऑफ नियोनेट। वाइटल साइंस ऑफ नियोनेट, वाइटल साइंस ऑफ नियोनेट, जिसमें हम पढ़ेंगे, पहला वाइटल साइन है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या तब दिमाग में सबसे पहले वाइटल साइंस में नॉर्मल साइंस जो भी, जैसे कि बीपी, टेम्परेचर या फिर रेस्पिरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाइटल साइन में हम सबसे पहले लेते हैं हार्ट रेट। सबसे पहले हमने लिया हार्ट रेट। नॉर्मल बच्चे का हार्ट रेट कितना होता है? नॉर्मल बच्चे का हार्ट रेट कितना होता है? नॉर्मल बच्चे का हार्ट रेट होता है 120 से 140 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी बीट्स आ रही हैं उसके हार्ट के थ्रू बच्चे को, उसको कहेंगे हम हार्ट रेट। तो कितना होता है नॉर्मल बच्चे का हार्ट रेट? वो होता है 120 से 140 बीट्स पर मिनट। क्या बताया? 140 से 120 बीट्स पर मिनट। लेकिन किसी बुक्स में आप पढ़ोगे 110 से 150 बीट्स पर मिनट भी दिया गया है, या फिर किसी बुक्स में 120 से 160 बीट्स पर मिनट भी दिया गया है, ठीक है। मैंने बताया कि नॉर्मल हार्ट रेट हुई 120 से 140 बीट्स पर मिनट। किसी बुक्स में आप पढ़ लोगे 110 से 150 बीट्स पर मिनट या फिर 120 से 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है हमारा, पहला हुआ हार्ट रेट, दूसरा है हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। कितना होता है बच्चे का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट? रेस्पिरेटरी रेट कितना नॉर्मल होता है? रेस्पिरेटरी रेट आपका कितना होता है नॉर्मल? अडल्ट्स का कितना होता है? कितना होता है अडल्ट्स का? मुझे अगली क्लास में आप बताना। जो बच्चे का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है 40 से 60 साइकिल पर मिनट। साइकिल क्यों लिखा है मैंने? साइकिल्स पर मिनट, ये हमेशा साइकिल्स पर मिनट में लिया जाता है। क्यों? देखो, सांस लेना और छोड़ना, ये एक साइकिल हो गई, फिर उसको छोड़ना, ये हमारी एक साइकिल हो गई, तो उसको हम एक साइकिल कहते हैं, तो बच्चे की 40 से 60 साइकिल्स 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है। मैंने पहले बताया हार्ट रेट कितना नॉर्मल, 120 से 140 बीट्स पर मिनट। सेकंड मैंने बताया रेस्पिरेटरी रेट, जिसमें नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 40 से 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अगला है हमारा थर्ड, हम पढ़ेंगे नॉर्मल टेम्परेचर। क्या है नॉर्मल टेम्परेचर? कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे का? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे का? नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चे का 36.8
0.5 से 37.5 क्या डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, मैंने बोला है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नियोनेट का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, और आपको ऑप्शन में नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ नियोनेट अगर आपसे ये पूछा जाए, और आपको ऑप्शन में कभी कभी बच्चे बहुत गलती करते हैं, लिखा गया है 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये लिखा जाए कि 36.5 से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपको लिख दिया जाए 36 डिग्री या फिर आपको लिख दिया जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस से, या फिर लिख दिया जाए 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। कई बार क्या होता है, बच्चों को रेंज तो याद होती है लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो डिग्री सेल्सियस में है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हमें इस पे खास ध्यान देना है। हमारा बच्चे का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये भी है, ये भी 37 भी नॉर्मल है, 36.5 डिग्री सेल्सियस भी नॉर्मल है, लेकिन अगर इसमें रेंज पूछा जाए, नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो वो हुई 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, ना कि फ़ारेनहाइट। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना हुआ 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। फिर हम देखते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है बच्चे का। नॉर्मल बीपी कितना होता है बच्चे का, वो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दो होते हैं, जिसमें से 45 से नॉर्मल बीपी हुआ 65 से 85, या फिर 65 से 85, या फिर 45 से 55 क्या mmHg, ये इसकी यूनिट है, याद रखना। काफ़ी बार यूनिट्स में कंफ्यूजन होती है, काफ़ी बार यूनिट्स चेंज हो जाती हैं। तो मैंने बताया नॉर्मल बीपी कितना है, 65 से 85 या फिर 45 से 55, ये है हमारा सिस्टोलिक बीपी, ये है हमारा सिस्टोलिक, और ये है हमारा डायस्टोलिक। या फिर हम इसको ऐसे रेंज में लिख सकते हैं 65 से 65:45 mmHg, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 85 से 55 mmHg, ये होता है नॉर्मल बच्चे का बीपी। इतनी बात आ गई आपको समझ में, मैंने आपको वाइटल साइंस बताई, जिसमें मैंने आपको बताया उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक अच्छे चार्ट के फॉर्म में। मैंने आपको क्या बताया, इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में हम रिवाइज कर लेते हैं। चार्ट के फॉर्म में रिवाइज कर लें अगर हम ऐसे, तो आप बताओगे मुझे और मैं आपसे पूछूंगी और आप बताओगे। पहले मैंने आपको बताया कि बच्चे का नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, नॉर्मल बच्चे का हार्ट रेट कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल बच्चे का हार्ट रेट मैंने आपको कितना बताया, 120 से 140 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में। हार्ट रेट बताया, नॉर्मल कितना बताया, 120 से 140 बीट्स पर मिनट। फिर दूसरा हमने बात किया रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। वो होता है नॉर्मल बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट होता है, बच्चे का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है 40 से 60 साइकिल्स पर मिनट। एक मिनट में 60 साइकिल्स को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी रेट। मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट एक मिनट में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, वो है रेस्पिरेटरी रेट, और नॉर्मल हुआ 40 से 60 साइकिल। फिर तीसरा मैंने आपको बताया, क्या बताया, तीसरा मैंने आपको बताया टेम्परेचर, नॉर्मल
टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, वो मैंने आपको बताया, नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे का मैंने आपको बताया 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया था बीपी, नॉर्मल बीपी कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बच्चे का नॉर्मल कितना होता है। बच्चे का नॉर्मल ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया था, नॉर्मल ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया था 65 से, इसकी रेंज वेरी करती है, इसकी रेंज वेरी करती है, इसकी रेंज वेरी करती है। इसको दोबारा लिख देते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे बोला नॉर्मल बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, मैंने पूछा था ब्लड प्रेशर, इसकी रेंज होती है 45, 65 से 85 या फिर 45 से 55 mmHg, mmHg इसकी यूनिट है, ठीक है। 65 से 85 जो कि सिस्टोलिक बीपी है, और 45 से 55 mmHg जो कि डायस्टोलिक बीपी है, जिसको हम 65 से 40, 65:45 mmHg भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको 85 से 55 mmHg भी बोल सकते हैं। ये चार्ट आपको हो गया क्लियर। ये मैंने आपको चार्ट इसलिए बनाया है ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सको एक ही में। ये है हमारा नॉर्मल बच्चे के वाइटल साइंस, क्या है, वाइटल साइंस ऑफ नियोनेट, ठीक है, समझ आ गया। हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया। क्या बताया, हार्ट रेट हुआ 120 से 140 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 40 से 60 साइकिल्स पर मिनट, टेम्परेचर 65.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, और ब्लड प्रेशर हुआ हमारा 65 से 85 या फिर 45 से 55 mmHg, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब आप बोलेंगे इनमें अगर फ्लक्चुएशन हो गया या फिर इनसे पहले या इनसे कम या इनसे ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इसके बारे में हम आगे अपनी क्लासेस में और पढ़ेंगे, जिसमें हम डिजीज़ कंडीशंस के थ्रू पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।